अध्याय 221 मुक्ति और निराशा। खैर, सैद्धांतिक रूप से ये है। सेबर मास्टर ने काफी सकारात्मक रूप से कहा। क्या उन्हें बचाने का कोई तरीका है? डिंग हाओ अकेले भागना नहीं चाहता था। वहां उसके शिक्षक, उसके दोस्त, उसी संप्रदाय के शिष्य और मानव जनजाति के कई मार्शल आर्टिस्ट थे। ठीक है, मुझे पता है कि आप ऐसा कहेंगे, डार्क इविल इल्यूजन फॉर्मेशन का नियंत्रण केंद्र इस स्थान पर है। बची हुई ताकत यहाँ के सभी लोगों को खंडहर के बाहर बेतरतीब ढंग से भेजने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। सेबर मास्टर ने अपने होठों को मोड़ा और कहा, चलो जैसा मैंने कहा वैसा ही करते हैं, लेकिन आपको बहुत ताकत खर्च करने की जरूरत है। अंधेरे में वांग ज्यूफेंग, एक मजबूत सन की आदमी, इस समय एक लाल चेहरे के साथ जमीन पर क्रॉस लेग बैठा था। चमकदार लौ में लिपटे होने के कारण वह लगातार केंद्र से हत्या के इरादे से लड़ने के लिए अपनी ताकत चला रहा था। बढ़िया स्टील की तलवार उसके बगल में उल्टी रखी गई थी, और अपने जीवन में पहली बार वह तलवार की मूठ को छूना नहीं चाहता था। यदि किसी के मन में हत्या की मंशा हो तो वह दूसरों को मारने के लिए तलवार उठा लेगा। उसके बगल में मा यीफेई की अभिव्यक्ति उससे भी बदतर थी। उसके चेहरे पर पहले से ही अत्यधिक दर्द और संघर्ष की झलक दिख रही थी। उसने मन में स्पष्टता की एक झलक के साथ अपने दांत पीस लिए और आखिरी छोर की रक्षा की, ताकि वह अपने आसपास के लोगों को मारने के लिए अपनी तलवार न खींचे। ली लैन उनके बीच थी। ली लैन वांग ज्यूफेंग और मा यीफेई की तुलना में थोड़ा अधिक शांत था। प्राचीन ब्रेसर ने एक हल्की चांदी जैसी रोशनी दी और उसे अपने घेरे में ले लिया। ऐसा लग रहा था कि वह हत्या के इरादे को खत्म कर सकता है। इस अंधेरे स्थान में दूर से चीखने और मारने की आवाजें आ रही थीं। कुछ लोग तो पहले ही अपने मन पर नियंत्रण खो चुके थे और एक दूसरे को मारने लगे थे। पूरा इलाका अराजकता में डूब गया। आहा, वरिष्ठ भाई वांग, मैं खुद पर नियंत्रण खोने वाला हूँ। मा यफेई अचानक उछल पड़ा, तलवार को पीछे से पकड़ लिया, खटपट के साथ तलवार खींच ली और अपना गला काटने का इरादा किया। उस समय अचानक जमीन पर सभी दिशाओं से एक तेज झटका आया। उबलते हुए हत्या के इरादे एक भाटे की तरह पीछे हट गए। 3 लोगों के पैरों पर एक लाल प्रभामंडल दिखाई दिया, और एक पल में वे अंधेरे अंतरिक्ष से बाहर चले गए। यही बात अन्य स्वामियों के साथ भी घटित हुई, जो उनकी हत्या की मंशा का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तथा जो एक दूसरे को मार रहे थे। मुरोग यांजी बेंच पर चुपचाप बैठी थी, उसके हाथ में लंबी तलवार थी। उसने तलवार को म्यान से आधा बाहर निकाल लिया था। उसके बालों की नोक से पसीना टपक रहा था जैसे बारिश हो रही हो। उसके बगल की जमीन गीली थी। इस वीर और बहादुर लड़की की इच्छाशक्ति बहुत मजबूत थी, और वह अभी भी ज्वार की तरह हत्या की मंशा के खिलाफ लड़ रही थी। और उसके बगल में खूबसूरत और सुंदर यू जुएओ ने खुद को बेहोश कर लिया, ताकि वह नरसंहार के आंतरिक शैतान द्वारा नियंत्रित न हो जाए और कुछ अपूरणीय कार्य न कर दे। दूरी पर दर्जनों दुष्ट साधक भी कोमा में थे, लेकिन वे सभी दूसरों द्वारा बेहोश कर दिए गए। यह उत्तरी अकादमी का शर्मीले चेहरे वाला तथा संरक्षक बुद्ध के समान मजबूत शरीर वाला पीली शर्ट वाला शिष्य था, जिसने इन दुष्ट साधकों को परास्त किया। अजीब बात यह है कि यह युवक, जिसकी ताकत 4 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र के शिखर पर थी, हत्या के इरादे से परेशान नहीं था। वह बहुत शांत था, इसलिए वह सभी दुष्ट साधकों को मार सकता था जो अराजकता में गिर गए थे, ताकि वे पागलों की तरह खुद को न मार सकें। और लिन शिन, सुंदर लड़का, लियू कुंग और उससे अधिक ताकत वाले अन्य लोग इस समय एक मुश्किल स्थिति में थे और नरसंहार के आंतरिक शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी ताकत का उपयोग कर रहे थे। लेकिन इस समय सभी के पैरों पर लाल रोशनी चमक उठी, और वे तुरंत यहां से दूर चले गए। पश्चिमी रॉक पर्वत श्रृंखला, जहां 2 दिन पहले ह्यूमन ट्राइब के मार्शल आर्टिस्ट तैनात थे। धारा के किनारे अब यहां पहले से ही बर्फ का एक विशाल विस्तार था, आधा मीटर मोटी सफेद बर्फ से ढके पहाड़ और जंगल। आगे देखने पर लोग देख सकते थे कि यह सफेद बर्फ और बर्फ की दुनिया थी। गुओ नू खून से लथपथ था और वह नदी से घिरा हुआ था। सैकड़ों घावों से खून बह रहा था, बड़े और छोटे, जिससे 3 मीटर के अंदर बर्फ लाल हो गई थी। पवित्र सफेद बर्फ के नीचे चमकता और लाल खून चौंकाने वाला था। 5 मिनट पहले ही उसे लाल प्रभामंडल द्वारा पुरातन संप्रदाय के खंडहरों से स्थानांतरित कर दिया गया था। उसने सोचा कि वह ट्रैंक्विलिटी अकादमी के पीछा से बच गया है।
अप्रत्याशित रूप से वह इतना बदकिस्मत था कि चांदी के बालों वाली लड़की और उसकी टीम भी पास में ही स्थानांतरित हो गई। हा हा हा, बड़े आदमी, तुम और कहाँ भाग सकते हो? चांदी के बालों वाली लड़की क्रोध से बहुत विजयी ढंग से मुस्कुराई। यद्यपि वह अपना गुस्सा निकालने के लिए डिंग हाओ को यातना नहीं दे सकती थी, लेकिन यह निर्दयी लड़की को अधिक सहज महसूस कराने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि उसने उस जिद्दी व्यक्ति को यातना देकर और मारकर, जिसने कभी डिंग हाओ की सराहना की थी। वह ट्रैंक्विलिटी अकादमी के दर्जनों शिष्यों से घिरी हुई थी, जिनमें इन यार्ड के 2 सबसे शक्तिशाली शिष्य भी शामिल थे, और सभी मार्शल सोल्जर दायरे में थे। चांदी के बालों वाली उस लड़की का एक प्रमुख स्थान था और टीम के सभी लोग उसका अनुसरण करते थे। उनके लिए गुओ नू को मारने के लिए पीछा करना बिल्लियों और चूहों के बीच का खेल था। गुओ नू के शरीर पर सैकड़ों बड़े छोटे घाव थे, जो इस खेल का नतीजा थे। उनके लिए गांव में एक छोटे से रक्षक योद्धा को मारना किसी न किसी का गला घोंटने जैसा था। गुओ नू ने हौंफते हुए कहा। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसे चक्कर आने लगे और वह बड़ी मुश्किल से अपनी लंबी तलवार लेकर जमीन पर खड़ा हो पाता था। यहां तक कि वह बोलने की ताकत भी खो बैठा था। अरे, क्या इतनी जल्दी बोलने की भी ताकत नहीं है? 2 दिन पहले क्या तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं थी? चांदी के बालों वाली लड़की की आकर्षक हंसी में दुर्भावना भरी हुई थी। वह धीरे से गुओ नू के पास पहुंची और अपनी तीखी तलवार लहराई। खून की मोतियों की एक माला चलाई गई। गुओ नू के गाल पर एक और लाल घाव दिखाई दिया। वह मोटा आदमी भरी हुई सांस के साथ थोड़ा कांप उठा, यद्यपि उसमें प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। चांदी के बालों वाली लड़की को जरा भी दया नहीं आई। वह खिलखिलाकर हंसने लगी और गर्व से मुस्कुराने लगी। अपनी तलवार को बार बार लहराते हुए, जैसे कि वह गाजर काट रही हो, उसने गुओ नू के शरीर पर नए निशान छोड़ दिए। इस क्रूर तरीके से उसने उस मोटे आदमी को अपमानित किया। अफसोस, ये वाकई बोरिंग है। एक पल के बाद चांदी के बालों वाली लड़की ने आह भरी और धीरे से कहा, तुम्हारे पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं है। यह एक लट्ठे की तरह है। यह मजाक नहीं है। उसकी आंखें कुछ समय के लिए घूम गईं, फिर अचानक वह शानदार ढंग से मुस्कुराए और बोली, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, बड़े आदमी? तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगते हो और मुझे कोटो करते हो, और मैं तुम्हें जाने दूंगी। वास्तव में वह जानबूझकर गुओ नू का अपमान कर रही थी। चांदी के बालों वाली लड़की गुओ नू जैसे बहुत से असभ्य लोगों से मिल चुकी थी। उनके स्वभाव बहुत बुरे और कठोर थे। ज्यादातर समय, भले ही वे मारे गए हों, वे अपने दुश्मनों से दया की भीख नहीं मांगते थे। योद्धाओं के लिए एक दुश्मन के सामने घुटने टेकना जीवन भर के लिए अपमान के रूप में माना जाता था। लेकिन सभी लोगों की अचंभित आंखों में वह मोटा आदमी, जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और चेहरे को छोड़कर उसमें अच्छी हालत में त्वचा का एक टुकड़ा भी नहीं दिख रहा था, अविश्वसनीय रूप से और धीरे धीरे अपने हाथ में लंबे कृपाण को एक तरफ रख दिया, घुटने को मोड़ा और धीरे धीरे नीचे झुक गया। अध्याय 222। क्या एक कायम मृत्यु से डरता है? हम। चांदी के बालों वाली लड़की हैरान रह गई। तुम घुटनों के बल बैठ गए? हंसते हुए, हाँ हाँ, तुम घुटनों के बल बैठ गए। बड़े आदमी, क्या तुम मौत से डरते हो? हाँ हाँ, ये वाकई विडंबना है। मुझे लगा कि तुम एक सख्त आदमी हो, लेकिन तुम मौत से डरते थे और तुम दया के लिए घुटने टेक देते थे। देखो सब लोग, ये काय एक योद्धा के रूप में वास्तव में घुटनों के बल बैठ गया। ट्रैंक्विलिटी एकेडमी के सभी लोग जोर से हंसने लगे। किसी ने नहीं देखा कि गुओ नू आंसू बहाते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थी। चांदी के बालों वाली लड़की थोड़ी देर तक हंसी, फिर धीरे धीरे वह गुओ नू के पास आए, अपना सिर हिलाया और चेहरे पर एक क्रूर और शानदार मुस्कान के साथ बोली, क्या अफसोस है? अगर तुम कड़ी मेहनत करते रहे, तो शायद मैं तुम्हें जाने दूंगी। तुम एक काय क्यों हो जो मौत से डरती हो? तुम्हारे जैसे लोगों का दुनिया में रहना जरूरी नहीं है, इसलिए जाओ भाड़ में। आवाज अभी भी हवा में थी। तलवार की रोशनी चमक उठी और लड़की ने निर्दयता से गुओ नू की छाती में वार कर दिया। चलो चलें। लंबी तलवार निकालते हुए चांदी के बालों वाली लड़की ने ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्यों को लिया और शान से चली गई। डॉट डॉट डॉट। बर्फ में लाल बत्ती चमक उठी। डिंग हाओ प्रकट हुआ। भाड़ में जाओ। मैं लगभग एक मम्मी में चूसा गया था। डिंग हाओ ने सांस छोड़ी।
खंडहर में सभी लोगों को संचारित करने के लिए कृपाण मास्टर के मार्गदर्शन में डिंग हाओ ने डार्क इविल इल्यूजन फॉर्मेशन शुरू करने का जोखिम उठाया। उसने लगभग अपनी सारी ताकत खर्च कर दी, और आखिरकार वह सफल होने में कामयाब रहा। इससे पहले कि पूरा पुरातन खंडहर पूरी तरह से ढह जाए, उसने खुद को खंडहर से बाहर निकाल लिया। धमाका, भूकंप जैसे झटके दूर से आ रहे थे। बर्फ जैसी सफेद जमीन नीचे की ओर ढह गई, जिससे गहरे भूरे रंग की चट्टानें दिखाई देने लगी। धूल की लहरें आसमान में उठी और भयानक झटके सैकड़ों मील दूर तक महसूस किए गए। पुरातन संप्रदाय के खंडहर अंततः पूरी तरह से ढह गए। यिन और यांग की दो क्षतिग्रस्त रहस्यमय पृथ्वी शिराएं और डार्क इविल इल्यूजन संरचना, प्राचीन महल, सभी ऋषियों का युद्ध क्षेत्र और यिन और यांग की वेदी। इस पुरातन संप्रदाय के खंडहरों के बारे में सभी रहस्य पूरी तरह से जमीन के नीचे छिपे हुए थे और उन्हें फिर कभी नहीं पाया जा सकेगा। कोई नहीं जान पाएगा कि डिंग हाओ को यहाँ क्या मिला था। यह सबसे अच्छा अंत होना चाहिए। डिंग हाओ बर्फ में पैर मोड़कर बैठा था, और थोड़ा आराम करने से उसकी ताकत वापस आ गई, इसलिए उसने सही दिशा चुनी और उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा, जहां कुछ दिन पहले भीड़ जमा थी। छोटी प्यारी बिल्ली डिंग हाओ की बाहों में सिमट कर सो गई। बेतरतीब प्रसारण के कारण डिंग हाओ अन्य लोगों को देखे बिना ही पूरे रास्ते चलता रहा। उसे पता नहीं था कि वांग ज्यूफेंग, निंदक व्यक्ति और अन्य लोगों को कहां से प्रसारित किया गया था। अचानक, अरे, ये तो! डिंग हाओ ने आगे खून का एक बड़ा क्षेत्र देखा। वह चौंक गया और चमक उठा। वह पास आया और ध्यान से उसे देखा। अचानक वह जोर से चिल्लाया। बर्फ में एक बड़ा और खून से लथपथ शरीर पड़ा था और उसके बगल में जमीन में एक बहुत बड़ी लंबी कृपाण गड़ी हुई थी। यह उसके नए दोस्त गुओ नू की विशाल कृपाण थी। डिंग हाओ के मन में तुरंत एक अशुभ भावना छा गई। उसने अभी भी गर्म शरीर को उठाया और सावधानीपूर्वक पहचान की। अंततः उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि बुरी तरह से क्षत विक्षत खून से लथपथ शरीर गुओ नू का ही था। उसकी नब्ज अभी भी चल रही है। डिंग हाओ को अचानक पता चला कि उसकी बाहों में शरीर में जीवन के संकेत थे। वह इतना उत्साहित और पागल था कि उसने तुरंत गुओ नू में अपनी क्यूई को अंतहीन रूप से इंजेक्ट किया। गुओ नू को बचाने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही डिंग हाओ के प्रयास सफल हुए। हाय! कोमा में पड़े गुओ नू ने मुंह से गर्मी भरी सांस निकाली। डिंग हाओ उत्साहित हो गया और उसने गुओ नू में अपनी क्यूई डालना जारी रखा। स्टोरेज रिंग से उसने ग्रेट एबिस की एक गुफा में तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के कचरा क्षेत्र से दूधिया सफेद रहस्यमय तरल की एक बूंद ली और उसे गुओ नू के मुंह में डाल दिया। मैं अभी भी जिंदा हूं। तुम, भाई डिंग, ये तुम हो। गुओ नू इतना कमजोर था कि उसे अपनी आंखें खोलने और डिंग हाओ को देखने में संघर्ष करना पड़ा। बड़े भाई गुओ, बात मत करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, डिंग हाओ ने ऊंची आवाज में कहा। गुओ नू तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के बाहर डिंग हाओ का पहला दोस्त था। समय यात्रा के बाद से डिंग हाओ ने इस ठंडी दुनिया में अपने सभी दोस्तों को संजोया था। इसके अलावा गुओ नू, एक सीधा सादा आदमी, डिंग हाओ के बहुत करीब था। अप्रत्याशित रूप से वे एक दूसरे को 3 या 4 दिनों से भी कम समय से जानते थे, और गुओ नू को वास्तव में इतनी बुरी किस्मत का सामना करना पड़ा। डिंग, भाई डिंग, आप अपनी क्यूई बर्बाद मत करो। मैं मर रहा हूं। गुओ नू ने खून की एक धार थूकी, जिसमें आंतरिक अंगों के टुकड़े मिले हुए थे। डिंग हाओ हैरान रह गया। चोट बहुत गंभीर थी। शायद वह गुओ नू को बचा नहीं सका। गुओ नू अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ बेहद कमजोर था और उसने कहा, मैं आपको देख सकता हूं। मरने से पहले स्वर्ग हम पर दया करता है और हमारी रक्षा करता है। मैं घाटी गांव के लोगों के बारे में निश्चिंत नहीं हो सकता। मैं एकमात्र रक्षक योद्धा हूं। मैं मर चुका हूं। वे जीवित नहीं रह सकते। इस सर्दी में मैं आपसे विनती करता हूं। डिंग हाओ ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बड़े भाई गुओ, चिंता मत करो। अब से मैं, डिंग हाओ, घाटी गांव का रक्षक योद्धा रहूंगा। इस सर्दी में घाटी गांव में कोई नहीं मरेगा। खैर, इतना मत बोलो। तुम कभी नहीं मरोगे। खुश रहो। जैसा कि डिंग हाओ ने कहा, उसने कुछ दूधिया रहस्यमय तरल निकाला और कुछ बूंदें गुओ नू के मुंह में डाल दी।
अप्रत्याशित रूप से गो नू ने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया और मना करने के लिए मुड़ा। मैं जानता हूं कि मेरे शरीर का इलाज नहीं किया जा सकता। बर्बाद मत करो, प्राकृतिक खजाने को बर्बाद करो। हा, वैली विलेज को आपके जैसा एक नया रक्षक योद्धा मिला है, मैं निश्चिंत हो सकता हूं। मैं गुओ नू बस एक विनम्र और अशिष्ट आदमी, निचला योद्धा। अप्रत्याशित रूप से मैं भाई डिंग को जान सकता हूं, आप भगवान के ऐसे कृपा पात्र। परलोक में मैं और भाई डिंग अभी भी भाई रहेंगे। डिंग हाओ को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुओ नू एक दुष्ट साधक था जो मार्शल आर्ट के निराशाजनक शिखर के लिए प्रयास कर रहा था। हालांकि एक योद्धा के रूप में वह अपने जीवन के अंतिम क्षण में मानव जनजाति के गांव की रक्षा करने के अपने कर्तव्य पर अड़ा रहा। इस तरह के व्यवहार ने डिंग हाओ को बहुत हैरान कर दिया। एक योद्धा का कार्य अपनी जाति की रक्षा करना था। इस समय ये खोखली बातें नहीं थी। आदिम गठबंधन संधि के नारे कुलीन और महान संप्रदायों के प्रतिभाशाली अनुयायियों द्वारा भुला दिए गए थे, लेकिन वे अभी भी सिद्धांत थे जिन पर निचले स्तर के योद्धा टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आगे के जीवन की कोई जरूरत नहीं है। इस जीवन में बड़े भाई गुओ मेरे अच्छे भाई हैं। डिंग हाओ ने जमीन पर एक बैकहैंड स्ट्रोक मारा। 3 चमकदार हिमखंड चमक उठे। डिंग हाओ ने गुओ नू को हिमखंडों के सामने बैठने में मदद की। वह अपने घुटनों पर झुक गया और कहा, आज मैं, डिंग हाओ और बड़े भाई गुओ शपथपूर्वक भाई बन गए हैं। ऐसे शब्दों के बाद डिंग हाओ ने 3 भव्य सलामी दी। ये सब होने के बाद डिंग हाओ ने गंभीरता से कहा, बड़े भाई गुओ, मुझे बताओ कि तुम पर जानलेवा हाथ किसने रखा है। भले ही डिंग हाओ ने पृथ्वी के छोर तक उनका पीछा किया हो, मुझे उन्हें एक एक करके ढूंढना चाहिए और तलवार से उन्हें मारना चाहिए। अध्याय 223 मेरे बड़े भाई गुओ के साथ मरो। ऐसा क्षण पहले कभी नहीं आया था जब डिंग हाओ को लोगों को मारने के लिए तलवार निकालने की इच्छा हुई हो। गुओ नू इस मामले पर चुप रहा, लेकिन ऊपर देखकर हंसा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, गुओ नू, अपने एकाकी जीवन में एक प्रतिभाशाली युवक से मिल सकता हूँ। मरने से पहले हा, इस जीवन के योग्य बनो। इस जीवन के योग्य बनो। हंसी ने शरीर में लगी चोट पर असर डाला। खून फव्वारे की तरह चारों ओर फैल गया, सफेद बर्फ में रंग गया और डिंग हाओ का गाउन लाल हो गया। हंसने के बाद गुओ नू के चेहरे पर मुस्कान थी। जब डिंग हाओ ने उसे फिर से बचाना चाहा तो वह शक्तिहीन हो गया। बड़े भाई गुओ, आप मुझे यह नहीं बताना चाहते कि आपका दुश्मन कौन है? क्या आप मुझे परेशान करने के बारे में चिंतित हैं? डिंग हाओ ने आह भरी, लेकिन आपकी चोट और शरीर में बची हुई क्षतिग्रस्त क्यूई से मुझे पहले ही पता चल गया है कि यह ट्रैंक्विलिटी अकादमी के लोग ही होंगे, है ना? चिंता मत करो, जो भी हो, मैं चाहता हूं कि वे खून से बदला लें। इन शब्दों के बाद डिंग हाओ खड़ा हुआ और शोकपूर्ण आहें भरने लगा। यह दुख बांस को चीरते हुए सीटी बजाते तीरों की तरह था, जो पहाड़ों, जंगलों और बर्फ में लगातार गूंज रहा था। डिंग हाओ ने लंबे ड्रैगन के आकार के लाल रंग के कृपाण से जमीन में एक बड़ा छेद खोदा और रहस्यमयी ठंड और क्यूई के साथ जमीन पर बर्फ को हिलाया, जिससे एक बर्फ का ताबूत बन गया, जिसमें गुओ नू के शरीर को दफना दिया गया। गुओ नू की लंबी कृपाण को कब्र के सामने जमीन में समाधि पत्थर के रूप में गाड़ दिया गया था। डिंग हाओ ने अपनी जंग लगी तलवार को ब्रश की तरह इस्तेमाल किया और उस पर अक्षरों की एक पंक्ति बना दी। एक मास्टर, घाटी गांव गुओ नू की कब्र। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के कब्र निर्माता डिंग हाओ। इन सब के बाद डिंग हाओ की नीली शर्ट खून से रंग गई थी। उसने एक पल के लिए चारों ओर ध्यान से निरीक्षण किया। उसने पैरों के निशान देखे जो लगभग विशाल बर्फ से ढके हुए थे। बिजली की तरह उसने पीछा किया। इस ठंडी दुनिया में डिंग हाओ के विश्व दृष्टिकोण पर गुओ नू की मौत के प्रभाव के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। परिणामस्वरूप, जब तलवार और कृपाण के सर्वोच्च सम्राट डिंग हाओ के कार्यों को बाद के कई क्लासिक्स में दर्ज किया गया, तो वे गुओ नू के परिचय और प्रशंसा को छिपा नहीं सके, एक छोटा आदमी जिसे समय की अंतहीन नदी में नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। लगभग 2 किलोमीटर दूर, एक बर्फीली पहाड़ी पर, ट्रैंक्विलिटी एकेडमी के कुछ लोग फुर्सत के क्षणों में बर्फ के दृश्य का आनंद ले रहे थे। जूनियर सिस्टर शियानेर, अब समय आ गया है कि हम वापस चलें। संप्रदाय के बुजुर्ग बहुत चिंतित होंगे क्योंकि प्राचीन खंडहरों में इतनी बड़ी घटना घटी है।
ट्रैंक्विलिटी अकादमी के इनर यार्ड के एक शिष्य ने मुस्कुराकर खुद को खुश किया। चांदी के बालों वाली लड़की हंसी, वापस जाओ। वहां वापस जाकर हम क्या कर सकते हैं? इस साल ये पहली भारी बर्फबारी है और मैं अभी भी मौज मस्ती करना चाहती हूँ। ही, उस लंबे बदमाश साधक के बारे में सोचना मजेदार है। मुझे लगा कि वह एक सख्त आदमी है, लेकिन अंत में उसने घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगी। बाह, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं उसे शुरू में ही तलवार से मार देती। मैंने बहुत समय बर्बाद किया। हाँ, यहाँ तक कि एक लोहे का आदमी भी जूनियर बहन जियानर के साधनों के सामने दया की भीख मांगेगा। एक नीच दुष्ट साधक की तो बात ही छोड़िए। इनर यार्ड के एक अन्य शिष्य ने प्रशंसा की। हाँ, जूनियर सिस्टर जियानर की तलवार से मारा जाना उसके लिए सम्मान की बात थी। आप, जूनियर सिस्टर जियानर, इतनी दयालु हैं कि आपने उसे इतनी जल्दी मार डाला। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसे 10 दिन और 10 रातों तक जिंदा तड़पाता। उस शापित कमीने डिंग हाओ का समर्थन करने की हिम्मत करके वह अपनी बदकिस्मती का हकदार था। ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्यों ने चांदी के बालों वाली लड़की की चापलूसी की। जाहिर है, हालांकि चांदी के बालों वाली ये लड़की लूशियानर औसत ताकत की थी, लेकिन उसका दर्जा बहुत ऊंचा था। इसलिए बाहरी यार्ड के इन शिष्यों के अलावा आंतरिक यार्ड के 2 शिष्य भी विनम्र थे और उसकी चापलूसी करते थे। चांदी के बालों वाली लड़की संतोष से हंस पड़ी। मैं डिंग हाओ नाम के इस छोटे कमीने को देर सवेर एक दिन जीवित रहने में असमर्थ बना दूंगी और मौत की भीख मांगूंगी। लू शियानर ने दांत पीसते हुए हंसते हुए कहा। लेकिन इस समय, सचमुच, मुझे डर है कि तुम्हारा वह दिन नहीं आएगा। ट्रैंक्विलिटी अकादमी के सभी शिष्यों के कानों में एक स्पष्ट आवाज गूंजी, जिसमें असीम ठंडक और हत्या की मंशा थी। लू शियानर का चेहरा बदल गया और दूसरों को बिना किसी कारण के घबराहट महसूस हुई। उन्हें चक्कर आ रहा था। खून से लथपथ सियान शर्ट में एक आदमी अचानक सैकड़ों मीटर दूर दिखाई दिया और वह एक कदम चमक गया। 10 कदम बाद वह भीड़ में आ गया था। डिंग हाओ, लू शियानर ने अपने दांत पीसते हुए गले की गहराई से नाम पुकारा। अरे, क्या यह अच्छा दिखने वाला युवक डिंग हाओ है? वह कोई अलौकिक शक्ति नहीं है और अविश्वसनीय रूप से मार्शल अंकल तियानयान को चुनौती देने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में नहीं जानता कि वह जीवित रह सकता है या मर सकता है। इनर यार्ड का एक पतला और लंबा शिष्य तिरस्कारपूर्ण चेहरे के साथ बाहर आया और कहा, लड़के, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हमारे वरिष्ठ भाई तियानयान को चुनौती देकर प्रसिद्ध होना चाहते हो। कई अज्ञात योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध महारथियों को चुनौती देना प्रसिद्ध बनने का सबसे तेज तरीका था। डिंग हाओ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर चांदी के बालों वाली लड़की लू शियानर पर टिकी थी। उसने एक एक शब्द कहा, क्या तुमने गुओनू को मारा? गुओनू कौन है? लू शियानर ने उपेक्षापूर्वक मुस्कुराया। फिर उसे कुछ याद आया और वह मुस्कुराई। ओह, तुम्हारा मतलब उस लंबे, मूर्ख, विनम्र दुष्ट साधक से है। हाँ, मैंने उसे मार दिया। तो क्या वह तुम्हारा दोस्त है? यह अफसोस की बात है कि तुम देर से आए और ज्यादा मजा नहीं देखा। डिंग हाओ का दिल हत्या के इरादे से उबल रहा था। वह धीरे से उसके पास गया और बोला, अच्छा शो था। हंसी, बेशक यह एक अच्छा शो है। आपने यह नहीं देखा कि आपके दोस्त को तलवार से टुकड़ों में काट दिया गया था। इसके अलावा आपने मेरे सामने घुटने टेकने और जीवित रहने और योद्धाओं की महिमा को त्यागने के लिए मदद की भीख मांगने की उसकी अद्भुत तस्वीर नहीं देखी। लू शियानर ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, इसके बारे में क्या आपको बहुत पछतावा हो रहा है? वह निडर थी। उसके बगल में मार्शल सोल्जर दायरे की ताकत के साथ इनर यार्ड के 2 शिष्य। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं था कि ऐसे माहौल में डिंग हाओ ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्यों के बारे में कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा उसकी पहचान अलग थी और वह बहुत महान थी। लू शियानर ने डिंग हाओ को गुस्सा दिलाने के लिए इस तरह कहा। वह डिंग हाओ की दर्दनाक लेकिन असहाय अभिव्यक्ति की सराहना करना चाहती थी। वैसे इस लंबी कृपाण के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लू शियानर ने स्टोरेज रिंग से एक क्षतिग्रस्त लेकिन विशालकाय उल्कापिंड लोहे की लंबी कृपाण निकाली और भी ज्यादा बेशर्मी से मुस्कुराया। तुम्हारे अच्छे भाई ने पुरातन संप्रदाय के खंडहरों से कचरा निकाला है। उस काय ने मुझे ये तब दिया जब उसने अपनी जान की भीख मांगी।
डिंग हाओ ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। हरे बांस के सांप का मुंह और ततैया की दुम की सुई दोनों ही जहरीले नहीं होते, और सबसे क्रूर तो औरत का दिल होता है। आज मुझे ऐसी बातों पर यकीन है, कुतिया। अब जब तुमने ये स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें आज ही बड़े भाई गुओ के साथ मर जाना चाहिए। आवाज अभी भी हवा में थी। डिंग हाओ ने शून्य स्थान में कुछ पकड़ा। रोशनी चमक उठी, उसके बाएं हाथ में ड्रैगन पैटर्न वाली कृपाण और दाहिने हाथ में जंग लगी तलवार थी। डिंग हाओ जोश से भरा हुआ था और उसके चारों ओर बर्फ के क्रिस्टल की चमक थी। हत्या की मंशा बढ़ते देख डिंग हाओ ने त्वरित लड़ाई करने का निर्णय लिया ताकि वह एक ही समय में तलवार और कृपाण दोनों का उपयोग कर सके। हा। ट्रैंक्विलिटी अकादमी का अंदरूनी शिष्य आकाश की ओर देखकर तिरस्कारपूर्वक हंसा। क्या हमें उस आदमी के साथ मर जाना चाहिए? क्या आप हमें अकेले मरने पर मजबूर कर सकते हैं? हा, यह अब तक का सबसे अच्छा चुटकुला है जो मैंने सुना है। अध्याय 224 घुटने टेको या मर जाओ। वह तिरस्कार भरे चेहरे के साथ बाहर आया और अपनी कमर पर बंधी तलवार निकाली। तुम छोटे जानवर, तुम्हारा मार्शल अंकल त्यानयांग से मिलना तय है। मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा ताकि मार्शल अंकल त्यानयांग की प्रतिष्ठा खराब न हो। हालांकि मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। अचानक तेज हवा का झोंका आया और उसने जमीन पर मोटी बर्फीली चोटियों को उखाड़ दिया, जिससे बर्फ के क्रिस्टल बिखरने लगे। सभी को केवल यह महसूस हुआ कि हवा बढ़ रही थी। डिंग हाओ और इनयाट शिष्य के शिष्य पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। जल्द ही केले से टकराने वाली बारिश जैसी फुफकारने वाली आवाजें लगातार सुनाई देने लगी, साथ ही हथियार के टकराने की आवाज भी सुनाई देने लगी और हर जगह चिंगारियां उड़ने लगी। जमीन पर पड़े बर्फ के टुकड़े और बर्फ उड़कर पूरे आसमान में उड़ने लगे। और फिर जो कुछ बाहर निकला वह खून की बूंदें थीं। वाह! आखिरी फुफकार की आवाज बंद हो गई। डिंग हाओ धीरे धीरे उड़ते हुए बर्फ के टुकड़ों और रक्त के फूलों से बाहर चला गया। वह खून से लथपथ था और उसकी सियान शर्ट भी खून से सनी हुई थी, साथ ही काले रेशम और लाल खून के धब्बे भी थे। खून उसके चेहरे के आधे हिस्से पर टपक रहा था और यह जंग लगी तलवार और ड्रैगन के आकार की कृपाण के खांचे के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके नीचे की ओर बह रहा था, जैसे कोई शैतान अभी अभी नरक से निकलकर ट्रैंक्विलिटी अकादमी के सभी लोगों के पास आ रहा हो। उसके पीछे इन यार्ड का शिष्य बर्फ में जम गया था। मार्शल सोल्जर क्षेत्र का तिरस्कारपूर्ण स्वामी, जिसके हाथ में तलवार थी और जो बारीक स्टील के मलबे में पिस गई थी और कपड़े फटे हुए थे, उस पर तलवारों और तलवारों के अनगिनत घाव थे, मानो उसे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार दिया गया हो। नीचे की हड्डियां बाहर निकली हुई थी। बर्फ में खून जमीन पर बह रहा था। यह बेहद दयनीय था। एर 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 उसके गले से अमानवीय दुख भरी आवाज की एक श्रृंखला सुनाई दी। ट्रैंक्विलिटी अकादमी के सभी शिष्य बुरी तरह डर गए। ये कैसे संभव था? सीनियर भाई वांग इनयाट के शिष्य थे और उनकी ताकत एक छिद्रित मार्शल सोल्जर दायरे के शिखर पर थी। वह डिंग हाओ से कैसे पराजित हो सकते थे? ये लगभग तुरंत मार डालने जैसा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चांदी के बालों वाली लड़की लू शियानर भी चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि डिंग हाओ वास्तव में ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्य को मारने की हिम्मत कर सकता है, और उसकी ताकत इस स्तर तक अविश्वसनीय रूप से उच्च थी। पहली बार उसके हृदय में नियंत्रण से परे घबराहट उभरी। विशेष रूप से डिंग हाओ की ठंडी मौत जैसी आंखों ने लू जियानिया को अचानक एहसास कराया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। सब लोग, डरो मत। वह सिर्फ एक व्यक्ति है, चलो हम सब मिलकर उससे लड़ें। अप्रत्याशित रूप से डिंग हाओ ने ट्रैंक्विलिटी अकादमी में इन यार्ड के शिष्य को मार डाला। अगर हम आज उसे मार भी दें तो भी हम एक समझदार दल हैं। लू शियानर ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जो कोई भी उसे मारेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जब मैं वापस जाऊंगी तो अपने पिता एल्डलू को बताऊंगी। हमेशा बहादुर लोगों को बड़े पुरस्कार मिलेंगे। लू शियानेर के शब्दों ने ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्यों में साहस जगा दिया। हाँ, डिंग हाओ सिर्फ एक व्यक्ति है। भले ही वह लोहे से भरा हो, फिर भी उसमें कितनी कीलें गड़ी जा सकती हैं। हमें किस बात का डर होना चाहिए? खास तौर पर इन यार्ड का एक और शिष्य जिसने सोचा कि उसकी ताकत डिंग हाओ द्वारा पराजित व्यक्ति से ज्यादा है, वह बेतहाशा हंसा।
पीठ पर चमड़े की बोरी से उसने 3.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ें निकाली, जल्दी से उन्हें एक साथ जोड़ा और 2 नुकीले सिरे वाले लोहे के भाले में मिला दिया। भाला हवा की तरह नाच रहा था। उसने खुद को डिंग हाओ पर फेंक दिया। ट्रैंक्विलिटी अकादमी के अन्य शिष्यों ने अपने हथियार निकाले और भीड़ लगा ली। केवल लू शियानेर ने परिस्थितियों के अनुसार काम किया। जल्दबाजी में आगे बढ़ने के बजाय वह चुपचाप पीछे हट गई। कोई नहीं जानता था कि उसे दुर्भाग्यपूर्ण अनुभूति क्यों हुई। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। ऊंची सीटी की आवाज के साथ चांदी के बर्फ के टुकड़ों और बर्फ के क्रिस्टल से ढके डिंग हाओ ने छलांग लगाए और आगे बढ़े। परिणामस्वरूप वह 2 नुकीले भाले के साथ इनायाट के उस शिष्य से टकरा गए। खड़खड़ाहट, 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 ताली, ताली। धातु के टकराने और टूटने की आवाजों की एक श्रृंखला के बाद खून के छींटे और मांस के सभी दिशाओं में उड़ने की आवाजें सुनाई दी। भीतरी प्रांगण का शिष्य भय से चिल्लाया। उसके हाथ में कलाई जितना मोटा लोहे का भाला चुन चुन करके कटा हुआ निकला। डिंग हाओ के हाथों में जंग लगी तलवार और ड्रैगननुमा कृपाण के तूफान में शिष्य के हाथ भी कलाइयों से कट गए। चीखें अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अगले ही पल उसे काट दिए जाने जैसा अकथनीय दर्द ने लपेट लिया और ज्वार की तरह उसमें भर गया। खून की रोशनी फीकी पड़ गई और वह अपनी अंतर्ज्ञान खो बैठा। पतंग की टूटी डोर की तरह वह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। आकाश में केवल एक आमने सामने की लड़ाई के साथ डिंग हाओ ने इस सबसे मजबूत मालिक को मार डाला। तलवार और कृपाण के संयुक्त प्रयोग से भले ही प्रतिद्वंद्वी 3.5 से अधिक छोटा था, वह डिंग हाओ की गति और हत्या के इरादे का विरोध नहीं कर सका। लेकिन इस समय तक ट्रैंक्विलिटी अकादमी के वे शिष्य जो जल्दी से आगे आने के लिए चिल्ला रहे थे, युद्ध चक्र के पास आ गए थे। जब इनायाट के शिष्य का रक्तरंजित शरीर उनके सामने हवा से नीचे गिरा और ट्रैंक्विलिटी अकादमी के 1 दर्जन से अधिक शिष्य जम गए और मानो बिजली गिर गई हो, वे अपनी जगह पर अकड़कर खड़े हो गए। एक अभूतपूर्व ठंड पूंछ की हड्डी से खोपड़ी के मुकुट तक माथे को लगभग फाड़ रही थी, जिससे उनके दिमाग में एक खालीपन रह गया। ऐसा क्यों होता है? एक और इंस्टाकिल इनायाट का शिष्य जो दूसरों से अविश्वसनीय रूप से ऊंचा था, एक कदम भी नहीं टिक सका। ये भयानक था। इस मामले में भले ही 1 दर्जन से अधिक लोग एक साथ बंधे हों, वे इस पागल के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। एक क्षण में ही सभी लोगों का साहस समाप्त हो गया। डिंग हाओ की चाकू जैसी और ठंडी आंखों से घिरे होने के कारण हर कोई एक पल में जम गया और उनमें न तो हिलने की हिम्मत थी और न ही भागने का कोई विचार था। कुछ लोगों ने लू शियानर को चुपचाप डांटा। ये सब इस कुतिया की गलती थी जिसने अपने परिवार की पृष्ठभूमि पर निर्भर होकर हर जगह मुसीबत खड़ी कर दी थी। अब वह डिंग हाओ जैसे बड़े शैतान के साथ मुसीबत में पड़ गई, जिस पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसके लिए कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसे क्या करना चाहिए? वे सभी बुरी तरह डर गए। घुटने टेकना। डिंग हाओ धीरे धीरे ट्रैंक्विलिटी अकादमी के उन शिष्यों के पास पहुंचा और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि ऐसा लग रहा था कि वह गहरे नरक से आ रही है। आह! ट्रैंक्विलिटी अकादमी के सभी शिष्य दंग रह गए। वे भ्रमित महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पहली बार डिंग हाओ का क्या मतलब था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। घुटने टेको या मर जाओ। डिंग हाओ ने तलवार पर लगे खून के मोती उड़ा दिए और हल्के से कहा, तुमने मेरे बड़े भाई गुओ से ऐसे शब्द कहे थे, और अब मैं उन्हें तुम्हें वापस देता हूं। अब ट्रैंक्विलिटी अकादमी के शिष्यों को समझ आ गया। प्लॉप। डिंग हाओ को तीसरी बार ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रैंक्विलिटी अकादमी के सभी शिष्य एक एक करके घुटने टेकने लगे। उनके लिए, जब तक वे जीवित थे तब तक क्या होगा अगर वे घुटने टेकते हैं। इसके अलावा वे अपने से ज्यादा ताकतवर वरिष्ठ के सामने घुटने टेक रहे थे। डिंग हाओ के चेहरे पर बदला लेने का कोई उत्साह नहीं था। इसके बजाय उसने आह भरी और थोड़ा दुखी महसूस किया, क्या अफसोस है। बड़े भाई गुओ की वीरता की भावना तुम खलनायकों के हाथों मर गई। हम सब घुटने टेक कर हमें माफ कर दो। हमने योद्धा की गरिमा भी त्याग दी। हम गलत थे, शूरवीर डिंग हाओ। लोगों के इस समूह ने डिंग हाओ से 100 तरीकों से विनती की। डिंग हाओ के शब्दों में व्यंग्य को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वे जीवित रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अगर तुम घुटने टेकते हो, तो मेरा एडलर भाई गुओ जीवित हो सकता है। मैं तुम्हें घुटने टेकने दूंगा, दुर्भाग्य से।
इसलिए तुम्हें अभी भी पाताल लोक के रास्ते पर जाना है। दया के लिए माफी मांगने के लिए मेरे बड़े भाई गुओ के पास जाओ। कदम दर कदम डिंग हाओ जमीन पर घुटने टेककर भीड़ के पास गया। उसका स्वर शांत और भयानक था, लेकिन उसमें ठंडक का भाव था जो उनके चेहरों पर झलक रहा था। जहां भी वह गुजरता था, भयंकर ठंड प्लेग की तरह फैल जाती थी। ट्रैंक्विलिटी एकेडमी के शिष्यों ने जमीन पर घुटने टेककर बहुत पहले ही मनोबल खो दिया था। वे ये देखकर भयभीत हो गए कि जमीन पर थोड़ी सी चांदी जैसी बर्फ उन तक फैल गई थी, और फिर उनकी जीवन शक्ति तेजी से कम होने लगी, जिससे वे हिल नहीं सकते थे और वे केवल चुपचाप मौत के आने का इंतजार कर सकते थे। जैसे ही डिंग हाओ भीड़ के बीच से गुजरे, ट्रैंक्विलिटी एकेडमी के 1 दर्जन से अधिक शिष्य बर्फ की मूर्तियां बन गए। हमेशा के लिए जमीन पर घुटने टेककर अपने बड़े भाई गुओ के सामने पश्चाताप करो, डिंग हाओ ने खुद से कहा। फिर उसकी नजर दूर जाकर चांदी के बालों वाली लड़की लू शियानर पर पड़ी। तुम्हारी क्या हालत है, सस्ती नौकरानी। लू शियानर पीला पड़ गया था और भागना चाहता था, लेकिन वह पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वह किंगोग में डिंग हाओ की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह महसूस कर सकती थी कि डिंग हाओ की आभा ने उसे मजबूती से जकड़ लिया था। ये केवल अस्थायी रूप से बिना लॉन्च किए जमी हुई थी। एक बार जब वह आगे बढ़ती, तो उसे वज्रपात का सामना करना पड़ता और एक भयानक हमला उसे तुरंत निगल जाता। तुम सच में मुझे मारने की हिम्मत करते हो? लू शियानर कांप उठी और पूछा। डिंग हाओ की आंखें ठंडी थीं और उसकी हत्या की मंशा बाहर निकल आई। घुटने टेको, उसने कहा। घुटने टेकना। लू जियानर को डिंग हाओ की आंखों ने डंक मार दिया। डिंग हाओ कचरे को देख रहा था। लू जियानर इतनी डरी हुई थी कि वह कांपते हुए पागलों की तरह चिल्लाई, मैं। हा, डिंग हाओ, तुम क्या हो? तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं? हा, क्या तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुमसे दया की भीख मांगेंगे? सपने देखो, मैं तुम्हारे बकवास बड़े भाई गुओ की तरह नहीं बनूंगा, जो पहले तो एक सख्त आदमी होने का दिखावा करता था और फिर अंत में दया की भीख मांगने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। सच में, तुम्हें लगता है कि मेरे बड़े भाई गुओ ने घुटने टेकने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह मौत से डरता था? डिंग हाओ की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। गलत। तुम जैसे कमीने लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसने योद्धा का आत्मसम्मान इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वह मौत से डरता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक छोटे से पहाड़ी गांव का संरक्षक था। वह अपनी जान बचाना चाहता था ताकि इस लंबी सर्दी में गांव के सैकड़ों मासूम लोगों की जान बचा सके। लू शियानेर अचानक पीला दिखने लगा। तो, सस्ते नौकरों, मेरे बड़े भाई गुओ की तुलना अपने साथ मत करो, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। डिंग हाओ ने कहा, एक प्रतिशोधी जानवर की तरह उसके सामने पीली चांदी के बालों वाली लड़की को घूरते हुए। बुरे लोगों को तलवार से मार डालना। ये चांदी के बालों वाली लड़की पहली दुष्ट थी। चूंकि तुम घुटने नहीं टेकते, तो मर जाओ। डिंग हाओ ने एक एक शब्द कहा, और आखिरकार वह देरी नहीं करना चाहता था। एक विशाल पक्षी की तरह हवा में उछलकर लड़की के पास उड़ गया। उसकी ड्रैगन जैसी कृपाण चमक उठी, जंग लगी तलवार की ठंड दबाव डाल रही थी। कोई भी जीवन माफ नहीं किया जाएगा। तलवार की रोशनी में चांदी के बालों वाली लड़की लू जियानिया के चेहरे पर अचानक एक अजीब क्रूरता प्रकट हुई। अध्याय 225 गोल्डन रूई शील्ड। झनकार। जैसे ही ड्रैगन शेप ब्लेड चांदी के बालों वाली लड़की लू शियानर के सिर के ऊपर लगा, उसमें लोहे जैसी कंपन हुई। तीखी गर्म चिंगारियां फूट पड़ी। डिंग हाओ को सिर्फ इतना महसूस हुआ कि उसकी कलाई हिल गई, और ड्रैगन शेप ब्लेड एक झटके के कारण वापस उछल गया। क्या बकवास है? डिंग हाओ हैरान रह गया। करीब से देखने पर उसने एक हल्की सुनहरी रोशनी वाली ढाल देखी, जो सख्त और शुभ लग रही थी। यह एक विशाल सुनहरे अंडे की तरह थी, जो ल्यू शियानर के शरीर की सतह से लगभग आधा क्यून 1 क्यून 3.33 सेमी के बराबर दूर थी। इसने चांदी के बालों वाली लड़की को पूरी तरह से घेर लिया और उसकी रक्षा की। यह वह पीली सुनहरी ढाल थी जिसने तीखे ड्रैगन आकार के ब्लेड का सामना किया था। ऐसा लग रहा था कि यह एक स्टील की ढाल थी जिस पर ब्लेड ने वार किया था। हर जगह चिंगारियां बिखर गईं। सुनहरी रोशनी सुनहरी ढाल की सतह पर लहर की तरह बह रही थी। हालांकि ये टूटा नहीं, भले ही ड्रैगन आकार का ब्लेड क्यूई से भरा हुआ था। कितनी शक्तिशाली ढाल है!
अपनी तलवार और कृपाण के साथ डिंग हाओ की ताकत 4 छिद्रित मार्शल सोल्जर क्षेत्र के एक मास्टर जितनी मजबूत हो सकती थी, हालांकि वह अभी भी 7 छिद्रित मार्शल डिसिपल क्षेत्र में था। इसलिए सुनहरी रोशनी वाली स्क्रीन कम से कम मार्शल सोल्जर या मार्शल मेंटर क्षेत्र के शिखर पर एक मार्शल कलाकार के हमले का सामना करने में सक्षम थी। हा हा हा, डिंग हाओ, तुम्हारी ताकत मुझसे ज्यादा है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? लू शियानर हंस पड़ी। गोल्डन रूई शील्ड एक तीसरे चरण का रक्षात्मक जादुई हथियार है। मार्शल सोल्जर दायरे के शिखर पर बैठा एक मास्टर भी इसे नहीं तोड़ सकता। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? भूल जाओ। चांदी के बालों वाली लड़की बड़े गर्व से मुस्कुराई। गोल्डन रूई शील्ड एक जीवन रक्षक ट्रम्प कार्ड था जो उसके पिता ने उसे दिया था। एक बार उत्तेजित होने पर सुनहरी रोशनी वाली स्क्रीन 90 मिनट तक बनी रह सकती थी, जो मार्शल मेंटर दायरे के नीचे सभी हमलों को ढाल देती थी, जिसमें बल और आंतरिक शक्ति के सभी प्रभाव शामिल थे। एकमात्र दोष ये था कि इस तीसरे चरण के जादुई हथियार को सक्रिय करने के लिए एक निश्चित समय और प्रक्रिया की आवश्यकता थी, जो थोड़ी जटिल थी। यही कारण था कि लू शियानेर ने तुरंत गोल्डन रूई शील्ड का इस्तेमाल नहीं किया और शुरू में भाग नहीं गई। वह जानती थी कि उसकी ताकत डिंग हाओ जितनी अच्छी नहीं थी। भागना असंभव था। अगर उसने भागने की हिम्मत की तो डिंग हाओ उसे पहले मार देगा। इसलिए उसने ट्रैंक्विलिटी अकादमी के अपने साथी पुरुष प्रशिक्षुओं से डिंग हाओ पर हमला करने के लिए कहा, जबकि वह एक तरफ छिपी हुई थी और चुपके से ढाल को उत्तेजित किया। अब वह सुरक्षित था। चूंकि उसकी ढाल सक्रिय हो चुकी थी, इसलिए कोई खतरा नहीं था। लू शियानेर बहुत खुश था। उसे विश्वास नहीं था कि मार्शल डिसाइपल रियल्म का शिष्य डिंग हाओ उसकी गोल्डन रूई शील्ड को तोड़ सकता है। भूल जाओ। वैसे भी आज तुम मर चुके हो। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं तुम्हारे कछुए के खोल को तोड़ सकता हूं। डिंग हाओ ने व्यंग्य किया। फिर उसने अपने बाएं हाथ में कृपाण और दाएं हाथ में तलवार लेकर घूमना शुरू कर दिया। उसने कृपाण तलवार का तूफान खड़ा कर दिया। ब्लेड की रोशनी बिजली की तरह थी। वहां तलवारों की बहुत सारी छायाएं थीं। डिंग हाओ एक तेज गति से पागलों की तरह घूमते हुए चांदी के लट्टू की तरह था। लोहे और पत्थर की तेज आवाजों के साथ बहुत सी तीखी चिंगारी निकल रही थी। जंग लगी तलवार और ड्रैगन आकार के ब्लेड लगातार सुनहरी रोशनी वाली स्क्रीन पर टकरा रहे थे और उसी समय लू शियानर को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। हवा में शक्ति क्यूई भरी हुई थी, जो चाकुओं की तरह तेज थी। जमीन पर बर्फ के टुकड़े ऐसे उड़ रहे थे जैसे नदी में सफेद फुहारें लुढ़क रही हो। हालांकि स्वर्ण ढाल चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक स्थिर स्तंभ की तरह बिल्कुल भी नहीं टूटी। हा हा हा, हार मान लो। मैंने तुम्हें बताया है कि मेरी गोल्डन रूई शील्ड एक तीसरे चरण का रक्षात्मक जादुई हथियार है। अपनी कमजोर ताकत के साथ तुम इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूं कि मैंने अभी चुपचाप मदद के लिए कॉल भेजा है। जल्द ही हमारे ट्रैंक्विलिटी अकादमी के मास्टर आएंगे। डिंग हाओ, बेहतर होगा कि तुम सोचो कि तुम मुझसे कैसे विनती करोगे कि मैं तुम्हें जाने दूं। लू शियानर की खूबसूरत आंखें दुर्भावना से भरी हुई थीं। उसने मन बना लिया था कि एक बार जब उसकी अकादमी के स्वामी आएंगे, तो वह सबसे पहले डिंग हाओ की मार्शल आर्ट को खत्म कर देगी, और फिर उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करेगी और उसके अंग भंग कर देगी। इस आदमी को मरना ही था क्योंकि डिंग हाओ के अभी अभी के प्रदर्शन ने इस बिगड़ेल छोटी दुष्ट लड़की को थोड़ा सतर्कता और डर का एहसास कराया था। इसलिए उसने उसे मारने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि डिंग हाओ को वाकई लगा कि इस ढाल को तोड़ना मुश्किल है। डिंग हाओ ने भौहें सिकुड़ी और हमला करना बंद कर दिया। उसकी वर्तमान ताकत के लिए तीसरे चरण का रक्षात्मक जादुई हथियार इतना मजबूत था कि उसे भेदना मुश्किल था। अभी अभी वह एक ब्लेड तलवार तूफान में बदल गया और एक ही बार में 108 ब्लेड वार और 97 तलवार वार किए। उसके सभी हमले बेहद तेज और लक्ष्यहीन लग रहे थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। पहले 36 ब्लेड स्ट्राइक और 21 तलवार स्ट्राइक ने गोल्डन रूई शील्ड पर हर जगह पर वार किया। इस प्रक्रिया के दौरान डिंग हाओ इस रक्षात्मक जादुई हथियार की कमजोरी की तलाश कर रहा था, और बाद के 72 ब्लेड स्ट्राइक और 76 तलवार स्ट्राइक ने एक ही जगह पर सटीक रूप से वार किया, जो डिंग हाओ द्वारा पाया गया गोल्डन रूई शील्ड में सबसे कमजोर स्थान था। लेकिन फिर भी वो लियू जियानर को घातक प्रहार देने के लिए सुनहरी ढाल को नहीं तोड़ सका। समय निकलता जा रहा था।
यदि वह इस अवसर से चूक गया और जब ट्रैंक्विलिटी अकादमी के स्वामी पहुंचे, तो उनके भारी संरक्षण में भाई गुओ का बदला लेने के लिए इस दुष्ट लड़की को मारना असंभव होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद डिंग हाओ ने अपना मन बना लिया। इसे कर ही डालो। उसके हाथों में टिमटिमाती हुई सफेद रोशनी के साथ जंग लगी तलवार और रक्त कृपाण पहले से ही उसके भंडारण रिंग में डाल दिए गए थे, और पत्थर की तलवार और पत्थर की कृपाण, जो उसने खंडहरों के अंतरिक्ष पुस्तकालय में हासिल की थी, उसके हाथों में दिखाई दी। तलवार और कृपाण से अत्यंत प्राचीन शक्ति क्यूई की एक किरण प्रवाहित हुई। वे भी जादुई हथियार थे, लेकिन अनगिनत वर्षों के आक्रमण के बाद वे बमुश्किल प्रथम चरण के जादुई हथियार रह गए थे। हा, क्या यह आपका छिपा हुआ कार्ड है? लियू शियानर ने थोड़ी देर की घबराहट के बाद घृणापूर्वक हंसी। ये वास्तव में दयनीय है। ऐसा लगता है कि तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय बहुत गरीब है। उन्होंने तुम्हें ऐसे बेकार हथियार दिए। तुम्हारे संप्रदाय पर शर्म आती है। हार मान लो। डिंग हाओ, क्या तुम इस बकवास से मेरी गोल्डन रूई शील्ड तोड़ना चाहते हो? अपनी बात खत्म करने के बाद लू शियानेर हंसी से लोटपोट हो गई। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गई थी। डिंग हाओ अब उसके लिए कोई खतरा नहीं बन सकता था। उसने डिंग हाओ को ऐसे देखा जैसे वह कोई बंदर हो। उसकी आंखों में घृणा और तिरस्कार भरा हुआ था। हालांकि अगले ही पल लियू जियानर की मुस्कान अचानक रुक गई, क्योंकि उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा था। डिंग हाओ के बाएं हाथ से चमकीली लाल लौ निकली और तुरंत पूरे पत्थर के कृपाण में भर गई। लाल रोशनी बहते हुए खून की तरह थी, जो भयावह लग रही थी। और उसी समय डिंग हाओ के दाहिने हाथ से चांदी जैसी आइसिंग क्यूई उड़ी। यह दिव्य क्यूई की तरह ही शुद्ध थी, जिसमें चमकीली चमक और रहस्यमय दृश्य था। इसने पूरे पत्थर की तलवार को एक पल में ढक दिया।